चलिए ठीक है, स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, है ना। ये साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस आना है वहाँ पे इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन तो फंसता ही है। तो चलिए पढ़ते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड, है ना। हम सभी जो है वो ह्यूमन्स हैं, मानव है ना हम सभी। और हम सब के शरीर में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। और ब्लड, हमारे शरीर का ऐसा कोई सा भी हिस्सा नहीं है जहाँ पे रक्त नहीं होता। हमारे शरीर के हर एक हिस्से में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। ब्लड जो है ऐसे ही हमारे शरीर में नहीं बहता। ब्लड के बहने के लिए हमारे शरीर में पतली पतली सी नलिकाएं बनी हुई हैं, जिसे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनिकाएं कहा जाता है ना। हम सब पढ़ते हैं धमनी, सीरा, है ना। धमनी और सीरा क्या होता है? ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं, जिसके अंदर ही ब्लड बहती है। जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है ना, नल में आप पाइप फिट कर दिए, वहाँ से पानी बह रहा है, वैसे ही क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो भी एक नली के अंदर बहता है, जिसे रक्त वाहिनी कहते हैं। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर में, मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो उन चारों में से ब्लड कौन से प्रकार का ऊतक होता है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, तरल को हम कहते हैं लिक्विड, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या है? तरल है। और संयोजी, संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ब्लड ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर के एक हिस्से में बह रहा है दूसरे में नहीं बह रहा है। एक हिस्से से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हर कोशिका तक ब्लड बह रहा है। रक्त हर कोशिका तक पहुंच रहा है। मतलब ये किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर के पूरे अंगों को क्या करने का काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए इसको बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। और द्रव होता है इसलिए क्या शब्द लगा हुआ है यहाँ पे? तरल। तो ये तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड जो है ये परिसंचरित अंग होता है। परिसंचरित, परिसंचरित का मीनिंग होता है संचरण करने वाला। संचरण, संचरण, और सरल बोले तो घूमने वाला। पूरे शरीर में घूमता रहता है। ब्लड हमारे शरीर में क्या होता है? पूरे शरीर के अंदर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक अंग से दूसरे अंग क्या करता है? घूमते रहता है। इसलिए बोला गया है कि यह एक प्रकार का क्या है? परिसंचरित अंग है। फिर देखते हैं ये एक प्रकार का मीजोडर्मल अंग है। अब बात आती है कि मीजोडर्मल क्या है, तो मीजोडर्मल को समझ लेते हैं। हम देखते हैं जब एक भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण, या फिर हम बोल सकते हैं युग्मनज, युग्मनज, जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में इसको, जाइगोट। जब एक भ्रूण बनता है, भ्रूण से पहले युग्मनज का निर्माण होता है। पहले क्या बनता है? युग्मनज, और युग्मनज से बनता है भ्रूण। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, पहले युग्मनज बनता है, युग्मनज से बनता है भ्रूण। अगर आपको नहीं पता होगा कि युग्मनज क्या है तो मैं इसको भी समझा देती हूँ। नर युग्मक, है ना, नर युग्मक, जिसको कि हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, नर युग्मक। और मादा युग्मक जो है अंडाणु। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है अंडाणु। हमने कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अंडाणु और शुक्राणु, तो शुक्राणु हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है, और अंडाणु क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये है अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और दोनों के मिलने की क्रिया, मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज से बनेगा भ्रूण। ये जो युग्मनज है ये एक कोशिकीय होता है। युग्मनज एक कोशिकीय होता है। अब इस कोशिका में धीरे धीरे विभाजन होते जाएगा, और विभाजन होने के बाद सबसे पहले 3 स्तरों का, 3 लेयर का निर्माण होता है। कितने स्तर का निर्माण होता है? 3 स्तर का निर्माण होता है, 1, 2 और 3। ये 3 स्तर का जो निर्माण हुआ है, अब इन्हीं 3 स्तरों से पूरे हमारे शरीर का निर्माण होगा।
युग्मनज में कोशिका विभाजन हुआ तो सबसे पहले कितने लेयर का निर्माण हुआ? 3 लेयर का निर्माण हुआ, 3 स्तर का निर्माण हुआ। सबसे बाहर वाला कहलाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बीच वाला कहलाता है मेसोडर्म और सबसे अंदर वाला कहलाता है एंडोडर्म। एंडो का मतलब अंदर, एक्टो का मतलब बाहर, मीजो मतलब होता है बीच वाला, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। तो यहाँ पे मीजोडर्म का नाम आया है, मीजोडर्मल अंग है। तो रक्त का जो निर्माण है वो बीच वाले स्तर से होता है। इस बीच वाले स्तर से किसका निर्माण होगा? ब्लड का, इसलिए बोला गया है ब्लड मीजोडर्मल अंग है। मीजोडर्म से निर्मित अंग को मीजोडर्मल कहेंगे। अगर कोई अंग एक्टोडर्म से बना होगा तो इसको एक्टोडर्मल अंग कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर पीएच मान, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, 7.4। ये है पीएच स्केल, जिसके द्वारा हम अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। जब हम देखते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है तो वो विलयन होता है उदासीन। पीएच मान 7 है तो वो विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। ना ही वो खट्टा होगा और ना ही कड़वा होगा, ना ही अम्ल का गुण होगा उसमें, ना ही क्षार का गुण होगा, उसको उदासीन कहा जाता है। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होते जाता है तो वो विलयन जो है वो अम्लीय होते जाता है, खट्टा होते जाता है। और जैसे जैसे 7 से बढ़ते जाएगा वो विलयन होता जाएगा क्षारीय। तो हम देखते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। तो किस कैटेगरी में आएगा 7.4 जो है वो? क्षारीय। मतलब हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रबल क्षार नहीं है, वो दुर्बल क्षार है, 7 के करीब है। 7 के पास है ना, एकदम से 13-14 रहे तो हम बोलेंगे कि वो प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन 7 के बहुत ही करीब है, मतलब हल्का सा क्षारीय होता है। तो पीएच मान 7.4 होता है, जो कि कैसा है? क्षारीय, क्षारीय होता है। यहाँ आप लिख सकते हो क्षारीय। अब ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है हमारे शरीर में? तो मेल और फीमेल दोनों में ही अलग अलग होता है। मेल में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और वहीं पे फीमेल में बात करते हैं तो 4 से 5 लीटर। पुरुषों में होता है 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और यह अगर हमारा भार के अनुसार अगर पूछा जाए कि आपके वजन के अकॉर्डिंग ब्लड कितना होता है शरीर में, तो जितना भी वजन है व्यक्ति का उसका 7% ब्लड पाया जाता है। जितना वजन है किसी व्यक्ति का उसका कितना प्रतिशत ब्लड पाया जाएगा? 7। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इजी वाला, किसी का अगर वजन 100 किलो है, किसी व्यक्ति का वजन कितना है? 100 किलो, तो उसमें 7 किलोग्राम क्या पाया जाएगा? ब्लड। 100 का 7%, 7 किलोग्राम, तो उसमें 7% ब्लड पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम ब्लड के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं क्या क्या होता है। तो आगे आते हैं, हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण का नाम है। हीमोसाइटोमीटर क्या है? एक उपकरण। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हीमोसाइटोमीटर का डायग्राम है। ब्लड का मापन करने के लिए, रुधिर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। रुधिर को मापने का उपकरण, रुधिर को मापने वाला उपकरण, ये कहलाता है हीमोसाइटोमीटर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पीछे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र किया जाता है, किससे मापा जाता है? बीपी जानते हैं ना सभी, ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, बीपी हाई बीपी और लो बीपी। तो ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र किया जाता है? तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक मशीन होता है जिसको पंप करते हैं। आजकल तो डायरेक्ट ही ऐसा मशीन आ गया है कि आपको पंप करने की भी ज़रूरत नहीं होती और उसमें आपका ब्लड प्रेशर दिखा दिया जाता है। तो उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी को मापने वाली मशीन का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चले तो ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है।
रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहा जाता है इसको, बोन मैरो। ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये इसमें बीच वाला भाग ये जो दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का, ये क्या है? बोन मैरो है ना। जितनी भी हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, एकदम छोटी हड्डी की बात नहीं करते हैं हम, बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, उनके बीच में खोखला जगह होता है, खाली जगह होता है, और उस खाली जगह में एक प्रकार का ऊतक पाया जाता है, स्पंजी ऊतक। स्पंजी, जैसे स्पंज बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, उसी तरीके से सॉफ्ट ऊतक पाया जाता है जिसको कहते हैं स्पंजी ऊतक, वही कहलाता है बोन मैरो। बोन मैरो है क्या? तो हड्डियों के बीच जो खाली जगह पाई जाती है उसमें एक स्पंजी ऊतक पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? बोन मैरो कहा जाता है। यहाँ पे ये हड्डी के बीच की जो खाली जगह है वहाँ पर पाया जाएगा बोन मैरो ये, और यही बोन मैरो रक्त का निर्माण करता है। रक्त में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, और प्लेटलेट्स भी होता है। तीनों का निर्माण इसी अस्थि मज्जा से होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी का निर्माण किससे हो रहा है? अस्थि मज्जा से। तो हम सीधे एक लाइन में कह सकते हैं कि ब्लड का निर्माण ही किससे हो रहा है? बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से होता है। अब अगर ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन करना, ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, हीमेटोलॉजी। जैसे कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, वैसे ही रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। और जो ब्लड से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, है ना, हर क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर भी। कोई हृदय रोग के लिए स्पेशलिस्ट है, कोई आँख के लिए है, कोई कान के लिए है, वैसे ही ब्लड का भी स्पेशलिस्ट होता है, उसको हीमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर को क्या कहा जाएगा? हीमेटोलॉजिस्ट। हीमेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को कहा जाएगा हीमेटोलॉजिस्ट। अब रक्त का संगठन, संगठन का मतलब है कि रक्त के अंदर, ब्लड बोलने से मतलब नहीं है कि सिर्फ लाल कलर का एक तरल पदार्थ ब्लड है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी है, कुछ तरल पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है रक्त, उसी को क्या कहा जाता है? रक्त का संगठन। ब्लड के संगठन में देखें तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड। एक तो होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठोस पदार्थ, कुछ ठोस कण भी पाए जाते हैं और कुछ तरल पदार्थ भी पाए जाते हैं। तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं और तरल पदार्थ भी पाए जाते हैं। जो ठोस पदार्थ है, सॉलिड पार्टिकल्स, उनके अंतर्गत आती हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में कहा जाएगा रुधिर कणिका, रुधिर कणिकाएं। सॉलिड पार्टिकल्स जिसको ठोस कण कहा जा रहा है, और लिक्विड पार्टिकल तरल पदार्थ। ब्लड में दो तरीके की चीज़ें होती है, एक ठोस होता है और दूसरा कैसा होता है? तरल होता है। ठोस पदार्थ के रूप में जो पाया जाता है उसको रुधिर कणिकाएं कहते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। क्या कहा जाता है इसको? लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी का नाम होता है श्वेत रक्त कणिका। रुधिर भी लिख सकते हो आप रक्त के जगह, श्वेत रुधिर कणिका, रुधिर कणिका। और जो प्लेटलेट्स है इसे कहा जाता है बिंबाणु, बिंबाणु। तो इस तरीके से 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर आते हैं लिक्विड पार्टिकल्स में। तो लिक्विड पार्टिकल्स में प्लाज्मा पाया जाता है, जो तरल पदार्थ होता है।
इन ठोस पदार्थों को छोड़कर जो भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा कहा जाएगा। प्लाज्मा में 5 प्रकार की चीज़ें उपस्थित होती है। पहला तो है जल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जल, है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 90% पाया जाता है जल। फिर 7% प्रोटीन पाया जाता है, लवण होता है 0.9%, ग्लूकोज होता है 0.1%, उसके बाद अन्य पदार्थ होते हैं लगभग 2%। ठीक है, जल कितना होगा? तरल जो भी पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा, जो कि है 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज की मात्रा होती है 0.1% और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं लगभग 2%। आरबीसी के आकार की अगर हम बात करें, यहीं पे आकार की भी बात कर लेते हैं, तो आरबीसी का जो आकार है वो होता है गोलाकार। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार, गोल आकार का पाया जाता है आरबीसी। वहीं पे जो डब्ल्यूबीसी है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, डब्ल्यूबीसी का निश्चित आकार नहीं होता। जैसे अमीबा का आकार बदलते रहता है ना, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का शेप भी चेंज होते रहता है, तो निश्चित आकार नहीं होता, इसका आकार नहीं होता। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन तीनों में, आरबीसी के आकार और संख्या के ऊपर। आरबीसी का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आकार कैसा होता है? छोटा। अगर आपको पूछा जाए इन तीनों कोशिकाओं में से सबसे मुख्य कोशिका कौन सी है, तो सबसे मुख्य होता है आरबीसी। सबसे मुख्य कौन सा होता है? आरबीसी। मुख्य होने के साथ साथ आकार में होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो आकार सबसे छोटा होता है आरबीसी का। आरबीसी के बाद आरबीसी से बड़ा होता है प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स से बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़ा आकार किसका है? डब्ल्यूबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का और उसके बाद आरबीसी सबसे छोटा। फिर संख्या की बात कर लेते हैं। संख्या, तो संख्या भी सबसे ज़्यादा, संख्या में सबसे ज़्यादा होगा, अरे सॉरी एक मिनट ना, इसको चेंज करते हैं। संख्या में सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन होता है? आरबीसी, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। और आकार की बात करें तो आकार में मैंने अभी कहा कि आकार क्या होता है? छोटा होता है, और मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया था ना, तो उसको चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा आकार होता है डब्ल्यूबीसी का, फिर आकार होता है प्लेटलेट्स का उससे बड़ा, और सबसे छोटा होता है आरबीसी। ठीक है, तो ये आकार और संख्या के आधार पर हम देख लिए दोनों कैसे कैसे होते हैं। फिर अगली बात करते हैं, एक एक को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है, चलो यहाँ पे हम तीनों को देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है ये रक्त वाहिनी है। ये क्या है? रक्त वाहिनी, जिसके अंदर ब्लड बह रहा है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं और कुछ तरल पदार्थ भी दिखाई दे रहा है। जो आपको ये गोलाकार रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो है आरबीसी। जो रेड कलर का पार्टिकल है वो क्या है? आरबीसी है। फिर वाइट कलर में देखो, ये वाला हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये है पांचवा। ये सभी डब्ल्यूबीसी है। 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं हमारे शरीर में और पांचों को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे इसका नाम भी देखेंगे। तो लाल कलर का जो गोलाकार संरचना है वो क्या है? आरबीसी है। और वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। उसके अलावा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये है आपका प्लेटलेट्स। ये क्या है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स हैं। अब इनके अलावा ये भी प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये तरल पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं इतने सारे, ये सभी है प्लाज्मा। ये क्या चीज़ है? प्लाज्मा। ये तरल पदार्थ जो है ये प्लाज्मा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और साथ में प्लाज्मा भी। ठीक, अब आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीसी क्या है, कैसा होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, जीवन काल कितने दिन का होता है। तो हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट।
चलिए, निर्माण कहाँ पर होता है? तो निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। इसका जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन का। 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं। निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद आरबीसी की कोशिकाएं बनने के बाद ये कितने दिन तक जीवित रहेंगी? 120 दिन के तक जीवित रहती है। फिर 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कोई मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के बाद उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, ले जाते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे आरबीसी का मृत्यु होगा तो ब्लड में ही तो नहीं रहेगा ऐसे ही। अब आरबीसी की मृत्यु होने के बाद ये दो जगह पे जाता है, हमारे शरीर के दो अंगों में जा सकता है। या तो ये जाएगा हमारे यकृत में, लीवर में। कहाँ जा सकता है? लीवर में। या फिर ये जा सकता है प्लीहा में। प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन। कहाँ कहाँ जाएगा आरबीसी मृत्यु होने के बाद? लीवर में और प्लीहा में। जो लीवर में गए हैं वो परमानेंट डेड हो गए हैं, मर गए, अब वो जीवित नहीं हो सकते। आपने कभी कभी सुना होगा, पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं हमारे घर के लोग कि कोई व्यक्ति मर गया करके उसको ले जाते हैं शमशान घाट, फिर अचानक पता चलता है वो जीवित हो जाता है। यहाँ पर भी वही होता है, कुछ आरबीसी जीवित हो जाते हैं फिर से। लेकिन जो लीवर में गए हैं ये जीवित नहीं होंगे। लीवर में जो गए हैं वो क्या है? मर गए, अब वो जीवित नहीं होंगे। ये जीवित नहीं होते। लेकिन जो प्लीहा में गए हैं वो आवश्यकता पड़ने पर जीवित हो सकते हैं। ये फिर से क्या हो सकते हैं? जीवित हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो आरबीसी मृत्यु के बाद गए हैं वो जीवित हो रहे हैं, मतलब आरबीसी की कोशिकाएं वहाँ पर रखी हुई है, स्टोर करके संचित है, वहाँ पर रखी हुई है। कोई चीज़ जहाँ पर रखा हुआ है, आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, वहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। वैसे ही यहाँ पर प्लीहा में कौन सुरक्षित है? आरबीसी की कोशिकाएं सुरक्षित है। तो प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। प्लीहा को क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को, ना कि यकृत को, क्योंकि यकृत में जो गए हैं वो परमानेंट डेड हो गए, वो जीवित नहीं हो सकते। अब ये कब जीवित होते हैं? तो ये जीवित हो सकते हैं जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगे। जब हमारे शरीर में क्या हो जाए? ऑक्सीजन की कमी होने लगे, आरबीसी की कमी होने लगे, तब ये जीवित होंगे। जैसे कि हम ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं, है ना, पहाड़ में पर्वतारोही ऊपर चढ़ते जाते हैं, है ना। तो जो ऊंचाइयों पर हम चढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे वायुमंडल थोड़ा कम होने लगता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा भी कमी होने लगती है, तो हमें थकान महसूस होने लगता है, हम हाँफने लगते हैं। ज़्यादा दौड़ेंगे तब भी हाँफने लगते हैं। हाँफने का रीज़न ये होता है जैसे थक गए इसलिए हाँफ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँफते हैं तो हमारे सांस लेने की दर जो है बढ़ जाती है। जो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं नॉर्मल अवस्था में, वहीं पर जब हाँफ रहे होते हैं तो वहाँ पे 20 से 25 बार सांस लेते हैं, और जितना ज़्यादा सांस लिए उतनी ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए हम हाँफते हैं। हाँफने के साथ साथ सांस लेने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या मात्रा कम होने लगती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए प्लीहा में जो स्टोर है, कौन? आरबीसी, वो फिर से जीवित हो जाते हैं। तो जब भी हम ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ऊंचाइयों में जब जाता है कोई मनुष्य तो आरबीसी की संख्या बढ़ती है या घटती है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या होगा? बढ़ेगी। ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या लगभग 30% तक बढ़ती है, 30% तक बढ़ती है। और उसी के जगह अगर हम सोए हुए हैं, नींद में हैं, है ना, निद्रा की स्थिति में है, जब हम सोते हैं तो सोते समय आरबीसी की संख्या घटती है। सोते समय आरबीसी की संख्या
5% घटती है, 5% घटती है। ऊंचाई में जाएंगे तो बढ़ेगा, सोते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घटती है। अब आरबीसी के अंदर, आरबीसी को हमने पढ़ा मुख्य कोशिका है, ये आरबीसी हमारे ब्लड की सबसे प्रमुख कोशिका है। क्यों? तो यही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। परिवहन का मतलब होता है अपने साथ लेकर जाने वाला, अपने साथ वहन करने वाला, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं सारी हमारे नाक के माध्यम से अंदर जाती है फेफड़े तक। फेफड़े के अंदर है ना, फेफड़े का एक भाग है जिसको एल्वियोली, वायु कुपिका कहा जाता है। उस वायु कुपिका तक हवा जाकर भरती है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है ना। फेफड़े में जब हवा जाएगी, हवा जाने के बाद वहीं पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हमारे ब्लड में जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उसको दे देगा ये फेफड़े को, और फेफड़े में जो ऑक्सीजन आया है, अभी जो सांस लिए उसमें कौन सी गैस गई है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें, लेकिन ऑक्सीजन गैस की मात्रा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमको तो ऑक्सीजन को लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाएगा। तो हीमोग्लोबिन अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, तब कहलाता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है तो ये कहलाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब इसको मैं बताती हूँ एक बार, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब रहेगा और कब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रहेगा, इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे समझा देती हूँ। ये है हमारा फेफड़ा, ठीक है। हवा आई, कहाँ गई, फेफड़े में गई। हमने जो सांस लिया वो हमारे नाक के माध्यम से कहाँ तक आ गया, फेफड़ों में, दोनों फेफड़े में आ गया। अब यहाँ पे फेफड़े में हमारा जो हार्ट होता है, हृदय, हृदय से आता है ब्लड फेफड़े में, हृदय से रक्त कहाँ आता है, फेफड़े में। फेफड़े में होता है रक्त का शुद्धिकरण, फेफड़े में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण, शुद्ध हो जाता है। जब रक्त आएगा फेफड़े में तो वहाँ पे उसमें से अशुद्धियों को निकाल कर उसमें शुद्धियाँ डाल दी जाती है। अशुद्धि होता है कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्धि क्या है, ऑक्सीजन। तो हृदय से जब आया फेफड़े में ब्लड तो वो शुद्ध नहीं था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। जब फेफड़े में आया तो यहाँ पर जो हमने सांस लिया है उस हवा में था ऑक्सीजन, और इस ब्लड में कौन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जो ब्लड आया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, और यहाँ पे जो हवा आया है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ये होता है आदान प्रदान। तो हृदय से फेफड़े में आने वाले रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हृदय से फेफड़े में जो ब्लड आएगा उसके हीमोग्लोबिन के साथ कौन बंधा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जो आया है ब्लड उसमें कौन बंधा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो यहाँ से जाएगा हृदय में,
इसमें भी हीमोग्लोबिन है ब्लड में, लेकिन उसके साथ कौन बंधा हुआ रहेगा? ऑक्सीजन। तो उस हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। हृदय से फेफड़े में आने वाला हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फेफड़े से हृदय में जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। आरबीसी का निर्माण तो हो गया था, है ना। अब हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है? जैसे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी पाए जाते हैं, वैसे ही हीमोग्लोबिन का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण दो पदार्थों से होता है। एक होता है हीमेटिन, पहला क्या है? हीमेटिन, और दूसरा है ग्लोबिन। एक है हीमेटिन और दूसरा ग्लोबिन। हीमेटिन क्या होता है? हीमेटिन एक प्रकार का लौह तत्व है। हीमेटिन एक प्रकार का क्या है? लौह तत्व है, लौह तत्व। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमको आयरन सिरप या आयरन टैबलेट देते हैं। आयरन को ही क्या लोहा बोलते हैं हम हिंदी में। तो हीमेटिन जो है वो क्या है? लौह तत्व होता है। ये कम नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में, नहीं तो ब्लड की कमी होती है। ठीक है। हीमेटिन एक प्रकार का लौह तत्व है, और यही लौह तत्व हमारे आरबीसी का कलर लाल करता है। या बोला जाए कि ब्लड का रंग किसकी वजह से लाल होता है, तो उसमें हीमेटिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर कौन है? हीमेटिन। यही क्या कौन सा रंग प्रदान करता है? लाल रंग, लाल रंग प्रदान करता है। और दूसरे नंबर पे आता है ग्लोबिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है हमारे ब्लड में। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व पाया जाता है। इस लौह तत्व को हीमेटिन कहा जाता है। तो हमारे ब्लड का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के अंदर ही हीमेटिन है, तो हमारे ब्लड का रंग जो लाल है वो कौन से वर्णक की वजह से है? तो आप हीमेटिन अगर ऑप्शन में है तो हीमेटिन भी लोगे, या हीमोग्लोबिन है तो क्या लोगे? हीमोग्लोबिन। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, ये है कॉकरोच। क्या है ये? कॉकरोच। इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, सभी के घरों में देखने को मिलता है ये, है ना। ये कॉकरोच जो है इसके अंदर लाल कलर का नहीं होता रक्त, इसका जो ब्लड होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। कॉकरोच का ब्लड जो है वो वाइट कलर का होता है। और वाइट कलर क्यों होता है? तो हीमोलिम्फ पाया जाता है उसके ब्लड में। कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोलिम्फ। वर्णक का मतलब होता है कलर देने वाला। वर्णक का मीनिंग क्या है? कलर देने वाला, रंग देने वाले को ही वर्णक कहा जाता है। तो हीमोलिम्फ एक प्रकार का क्या है? वर्णक, जो कि किस में पाया जाता है? कॉकरोच। कॉकरोच के ब्लड में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से उसका ब्लड सफ़ेद रंग का है? तो हीमोलिम्फ पाया जाता है। वहीं पे दूसरे नंबर की बात करते हैं हम ऑक्टोपस की। समुद्र में पाया जाने वाला जीव है ऑक्टोपस। इसका जो रक्त होता है वो नीले कलर का होता है। कौन से रंग का होगा? नीला। और नीला कलर जो है उस वर्णक का नाम है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से कौन सा कलर है उसका? नीला। और सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है क्या है? ये मच्छर। सब बहुत परेशान रहते हैं इस मच्छर की वजह से। ठीक, ये है मच्छर। इसमें ब्लड पाया जाता है कि नहीं? और पाया जाता है तो कौन से कलर का? मच्छर में लाल कलर का। अधिकांश लोगों का आंसर आता है लाल कलर का। जब हम मच्छर को मारते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देता है? लाल। वो मच्छर का ब्लड नहीं है भाई, वो है हमारा ही ब्लड जो उसने सक कर लिया है, चूस लिया है। मच्छर में ब्लड कणिकाएं होती ही नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है। मच्छर में क्या पाया जाता है? सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है। और जो लाल कलर दिखाई देता है वो हमारा ही ब्लड होता है। अच्छा, यहीं पे मच्छर आया है तो मच्छर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सब मच्छर के काटने से होता है ये दोनों बीमारी। तो मादा मच्छर काटती है कि नर मच्छर काटता है?
आपने पढ़ा है कि मलेरिया भी मादा एनाफिलिस के काटने से होता है, और जो डेंगू है वो भी टाइगर मॉस्किटो, जिसको एडिस इजेप्टी कहा जाता है, वो भी फीमेल उसी के काटने से होता है। तो क्या फीमेल मच्छर ही खतरनाक है? मेल मच्छर के काटने से नहीं हो सकता क्या बीमारी? नहीं हो सकता, क्योंकि मेल मच्छर हमको काटते ही नहीं हैं। जितने भी मच्छर हमको काटते हैं, आपको पहचान करने बोल दिया जाए, मादा मच्छर और नर मच्छर की पहचान करो, तो जो काटा आपको मतलब वो है फीमेल, मादा है। ठीक, जब मादा ही है जो अपने ही जैसे संतान को जन्म देने की क्षमता रखती है ना, तो वो जब बच्चे को जन्म देने वाले होती है तो उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। उसके शरीर में तो ब्लड है नहीं, उसके शरीर में है क्या ब्लड? नहीं। तो उस बच्चे के पोषण के लिए उसको चाहिए ब्लड, और वो हमारे शरीर से सक करती है और हम बेचारी को मार देते हैं। ठीक, और जो नर मच्छर है वो भोजन के रूप में फूलों का रस लेते हैं, फूलों के रस से अपना पेट भरते हैं वो। मादा मच्छर भी फूलों का रस लेती है, लेकिन उनको रिक्वायर किसका है? ब्लड का। किसके पोषण के लिए? अपने बच्चे के पोषण के लिए। तो वो हमसे पोषण लेने आती है और हम उसका जान ही ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आरबीसी से रिलेटेड जो डिसीज़ है, बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो आरबीसी से संबंधित सबसे पहली बीमारी जिससे सभी परिचित होते हैं, एनीमिया। एनीमिया, हमारे शरीर में ब्लड की कमी जो होती है उसी को क्या बोला जाता है? एनीमिया। ब्लड की कमी, इसका मतलब हम अभी सिर्फ आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। अगर आरबीसी की संख्या कम हुई आपके शरीर में, मतलब रक्त भी कम हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। अब रक्त की कमी हुई तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? देखिए, इंसान बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएगा, नींद ज़्यादा आएगा उसको, है ना। ब्लड की कमी शरीर में होने से कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, और कमज़ोर इंसान चाहता है कि मैं सोते ही रहूं। बहुत ज़्यादा आलस आता है उसको, नींद आता है। तो ये है पहला लक्षण क्या है? नींद बहुत ज़्यादा आएगा, थकान लगेगा उसको। दूसरा, थोड़ा सा भी चलेगा, दौड़ेगा, कुछ करेगा तब भी थक जाएगा, सांस फूलने लगेगा, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण आप देखोगे तो उसको ठंड बहुत जल्दी लग जाएगी। शरीर में ब्लड की कमी होती है तो ठंड बहुत जल्दी लगता है, और ठंड जल्दी लगने के साथ साथ अब जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर क्या करेगा? ब्लड आपके शरीर में ठीक है कि नहीं, तो इसको देखने के लिए या तो वो आपकी हथेलियाँ देखता है या तो आपके आँखों को देखता है। जब वो आँखों को देखेगा, ये वाला भाग ये लाल न रह के सफ़ेद जैसा हो जाए, मतलब आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं। आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये सारा चीज़ है। दूसरा है पॉलीसाइथीमिया, दूसरी बीमारी है पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी अगर आपके शरीर में बढ़ गया, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमी से बीमारियां होती है, बीमारियां अधिकता से भी होती है और कमी से भी होती है। आरबीसी की संख्या बढ़ने से, आरबीसी की संख्या बढ़ने से जो बीमारी होती है उसका नाम है पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी जैसे बढ़ गया, अब देखो संख्या बढ़ेगा तो होता क्या है, अगर इस हॉल में संख्या बढ़ जाए, जितना सीट है उससे ज़्यादा हो जाए, जितना जगह है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाए, तो धक्का मुक्की होगा, आपस में टकराओगे आप एक दूसरे से। मेला जाते हो तो टकराते हो ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे संख्या ज़्यादा होता है। यहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ने से सब एक दूसरे से, जब एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहेंगे, संचरित होते रहेगा ब्लड, तो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के बाद कभी कभी टकराने से चोट लग जाती है हमको, तो टकराने से आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, टक्कर होगा और टकराने से आरबीसी फट जाएगा। आरबीसी की कोशिकाएं क्या हो जाएगी? फट जाएंगी, और फटने की वजह से हमारे पूरे शरीर में काले काले धब्बे दिखाई देने लगेंगे। शरीर में क्या दिखाई देगा? काला धब्बा। जब आपको कहीं चोट लगता है, खून बाहर से नहीं निकला, लेकिन कुछ समय बाद वो हिस्सा काला पड़ जाता है, हम बोलते हैं यहाँ पे खून जम गया है।
वो क्या होता है, आरबीसी वहाँ पे फट गया होता है और फटने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, काला। ठीक, तो आरबीसी की संख्या बढ़ने से क्या होगा, आपस में टकराएंगे आरबीसी, आपस में टक्कर होगा और टकराने की वजह से आरबीसी फट जाएगा, आरबीसी फटने लगती है और फटने के बाद शरीर में, त्वचा में कैसे धब्बे दिखाई देंगे, काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, काले धब्बे पड़ने लगते हैं। ये है बीमारी पॉलीसाइथीमिया। कौन सी बीमारी है, पॉलीसाइथीमिया। तीसरी बीमारी है थैलेसीमिया। तीसरी बीमारी थैलेसीमिया। एक में संख्या कम हुई, एक में संख्या बढ़ गई। जो तीसरी बीमारी है इसमें क्या होता है, हम देखते हैं। तीसरी जो बीमारी थैलेसीमिया है, ये छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है। किसमें दिखाई देगा ये बीमारी, छोटे बच्चों में। और इसमें आरबीसी की संख्या ना ही घटेगी ना बढ़ेगी, आरबीसी का जीवन काल आधा हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल आधा मतलब 50 से 60 दिन तक ही जीवित रहेगा। आरबीसी का जीवन काल आधा हो जाता है। जिसको जीना था 120 दिन, अब वो सिर्फ 50 या फिर 60 दिन तक ही जीवित रहेगा। और ये बीमारी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, छोटे बच्चों में, बच्चों में होने वाली बीमारी है, बच्चों में होने वाली बीमारी है। और ऐसी बीमारियों से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको कुछ समय समय पर बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये है आरबीसी से संबंधित बीमारियाँ। आगे चलते हैं तो आते हैं डब्ल्यूबीसी में। जैसे आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट था वैज्ञानिक नाम, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा जी, आरबीसी का निर्माण बताइए। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, पूरे ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ था, अस्थि मज्जा में। तो डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में ही। दोनों का निर्माण, और साथ में प्लेटलेट्स का निर्माण भी होता है अस्थि मज्जा में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्माण कहाँ होगा, तो लिखते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। फिर आते हैं जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल था 120 दिन, वहीं पे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन। इसकी मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आरबीसी की मृत्यु होने के बाद वो कहाँ गया था, यकृत और प्लीहा में। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होगी तो वो रक्त में ही रहता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होने के बाद वो कहाँ रहेगा, ब्लड में ही रहेगा। संख्या की बात करते हैं जब, तो सबसे ज़्यादा संख्या पाया जाता है आरबीसी का, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, और सबसे कम संख्या किसका है, डब्ल्यूबीसी का। तो संख्या इसकी कम होती है, हजारों में होती है संख्या, हजारों में। और काम क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, मजबूत करना। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कि बाहर से आने वाले जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है ना, वायरस, प्रोटोजोआ, जिससे हमको बीमारी होती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उन सब से रक्षा करने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आया तो, लेकिन हमको बीमारी नहीं हुई, हम स्वस्थ हैं अभी भी, मतलब हमारा डब्ल्यूबीसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होती। जहाँ प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हुआ वहाँ पे एक से ज़्यादा बीमारियाँ हमको घेरने लगेगी। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो बीमारियाँ कम हैं, और इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो हमको बीमारियाँ होगी। अब ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है कि हमको बीमारियों से बचा ले, लेकिन कुछ बीमारियों से बचा लेता है, कुछ से नहीं बचा पाता। ठीक,
तो इसका काम है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। फिर WBC अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के देखते हैं। ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं, हमने डायग्राम में भी देखा था, पर WBC मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है कणिका युक्त और दूसरा होता है कणिका विहीन। एक है कणिका युक्त और दूसरा है कणिका विहीन, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को कहा जाता है कणिका युक्त WBC, और इसको कहा जाएगा कणिका विहीन WBC। कणिका युक्त और कणिका विहीन। फिर देखते हैं कणिका युक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बेसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स और तीसरा है इओसिनोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल्स है क्या? चलो पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, आपके 5 प्रकार के यहाँ पे WBC दिखाई दे रहे हैं। क्या है? 5 प्रकार के WBC, जिसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है बेसोफिल्स। आप ऊपर के तीनों डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे गोले कण दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं? कण। हमने अभी पढ़ा कि WBC 2 प्रकार के होते हैं, एक कणिका युक्त और दूसरा कणिका विहीन। तीनों में कणिकाएं दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब ये तीनों क्या है? कणिका युक्त WBC है। और नीचे में जो है, हालांकि 3 डायग्राम है लेकिन एक्चुअल में वो है 2 ही, ये मोनोसाइट है और ये लिम्फोसाइट है। ये दोनों के दोनों लिम्फोसाइट ही। इसमें आपको कणिका दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये क्या है? कणिका विहीन WBC है। अब मैं इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चलिए, बेसोफिल्स। सबसे पहला क्या है? बेसोफिल्स। WBC 5 प्रकार के हैं, है ना? 5 प्रकार के, ऐसे तो 2 हैं लेकिन पूरे मिलाकर 5 प्रकार के। बेसोफिल्स जो है पांचों में से, है ना, 5 जो WBC है उसमें सबसे कम संख्या पाई जाती है बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स की संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है। कौन सा ऐसा WBC है जिसकी संख्या सबसे कम होती है? तो वो कौन सा है? बेसोफिल्स। ये होता है सबसे कम संख्या में सबसे कम। फिर दूसरा आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक संख्या। सबसे कम है बेसोफिल्स, लगभग 1% होता है बेसोफिल्स। पूरे WBC में सबसे कम है बेसोफिल्स, लगभग 1%। वहीं पे न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये लगभग होता है 65%। और इओसिनोफिल्स, इसको अभी छोड़ देते हैं, उधर बात करते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स की संख्या क्या है? सबसे कम। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक। फिर हम देखते हैं कौन सा, ये तो संख्या में ज़्यादा और कम हो गया, फिर कौन सा छोटा होता है और कौन सा बड़ा होता है? तो मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा WBC। और लिम्फोसाइट होता है सबसे छोटा WBC। तो ये इनके बारे में फैक्ट है। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है संख्या में और सबसे कम कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। किसका जो आकार है वो सबसे बड़ा होता है? तो मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटा होता है। ये सभी मिलकर हमको बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, है ना। कैसे बचाता है? कौन किससे हमारी रक्षा करता है? तो बेसोफिल्स हमको हमारी रक्षा करता है जीवाणुओं से। जीवाणुओं पर ये आक्रमण करता है और जीवाणुओं के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। जीवाणुओं से रक्षा करेगा। दूसरा जो एक मिनट, जीवाणु से रक्षा करेगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल करता है जीवाणु से रक्षा, जीवाणु से रक्षा। बेसोफिल्स का काम है एलर्जी से बचाना।
बेसोफिल्स हमको किससे बचाता है? एलर्जी से बचाता है। और लास्ट का जो है इओसिनोफिल्स, ये विषाणु और प्रोटोजोआ से हमारी रक्षा करता है। विषाणु और प्रोटोजोआ से रक्षा करता है। मोनोसाइट जो सबसे बड़े आकार का WBC है ना, और लिम्फोसाइट जो सबसे छोटे आकार का WBC है। इसमें लिम्फोसाइट का काम होता है याद रखना, किसी चीज़ को याद रखना मतलब मेमोरी में अपने रखना। जैसे जीवाणु ने आक्रमण किया हमारे शरीर में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। हमारा देश है भारत। अब भारत में अगर कोई आक्रमण करेगा बाहर से, तो आप सीधे लड़ने चले जाओगे क्या उनसे? नहीं, हमारी जो सेना है सीधे उनसे लड़ने नहीं जाएगी। सबसे पहले देखेगा कौन से देश वाले आक्रमण किए हैं, उसके पास कैसा हथियार है, फिर वो रणनीति बनाएंगे कि हम कैसे लड़ेंगे उससे। उसके बाद वो लड़ने जाते हैं बॉर्डर पे। तो काम WBC का भी यही है। सबसे पहले देखेंगे जो अटैक किया है वो है कौन, जीवाणु है कि विषाणु है कि प्रोटोजोआ है, कौन है। अब जीवाणु है तो कौन सा जीवाणु है, विषाणु है तो कौन सा विषाणु है। उसके बाद ये क्या बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे। हम अटैक किससे करेंगे, हम कौन से हथियार का प्रयोग करें उस पर, कौन से एंजाइम का प्रयोग करें जिससे वो मर जाए। तो रणनीति बनाएगा और इन सब चीज़ों को याद रखता है, मेमोराइज करके रखता है लिम्फोसाइट। इसलिए लिम्फोसाइट को मेमोरी सेल कहा जाता है। लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है, मेमोरी सेल। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। बी सेल और टी सेल। लिम्फोसाइट दो प्रकार के, बी सेल और टी सेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें पांचों देख लो, यहाँ पे डायग्राम में लिम्फोसाइट दो दिखाई दे रहा है, एक बी लिम्फोसाइट है और एक टी लिम्फोसाइट है। अब आते हैं WBC से जो रिलेटेड बीमारियां हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो पहला है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, अगर हमारे शरीर में WBC की कमी हो जाए, WBC की कमी, तो WBC की कमी से कौन सी बीमारी होगी, ल्यूकोपेनिया। आपको जनरली कमी और अधिकता से होने वाली बीमारियां पूछा जाता है। तो ल्यूकोपेनिया WBC की कमी से होने बीमारी है। वहीं पे जो ल्यूकेमिया है वो WBC की अधिकता से होने वाली बीमारी है। WBC की अधिकता से। WBC की अधिकता से होने वाली बीमारी। अगर हमारे शरीर में WBC की कमी हो जाती है ना, काम क्या है इसका, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाकर रख रहा है, जीवाणुओं से विषाणुओं से रक्षा कर रहा है। तो WBC कम हो गया, इसका मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। और अगर WBC बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? नहीं, स्ट्रांग नहीं होगा। जब WBC बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो कमज़ोर होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर, और जैसे ही कमज़ोर होगा हमको बीमारियां घेरने लगेगी, बीमारियां होने लगेगी बहुत सारी। अगर WBC की अधिकता हुई, मतलब बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बहुत ज़्यादा मात्रा में WBC बन रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स का बनना। WBC एक प्रकार की कोशिका है। हम एक बीमारी जानते हैं, कैंसर। सभी परिचित है कैंसर से। कैंसर होता क्या है, तो अगर कोई कोशिका बहुत ज़्यादा विभाजित होने लगे, अनियमित विभाजन करने लगे, बहुत जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़ाने लगे, तो वो सेल कहलाता है कैंसर सेल और बीमारी हो जाती है कैंसर। WBC की संख्या भी बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, संख्या बढ़ते जा रही है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब WBC बन जाता है तो वो कैंसर सेल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेगा, कैंसर सेल का। फिर हमको कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा। कीमोथेरेपी क्या होता है, उपचार है कैंसर का। तो WBC की अधिकता हुई तो हमको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो WBC की कोशिका कैंसर सेल का रूप ले लेती है। फिर हमको इलाज करवाना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट, और एक ट्रीटमेंट का नाम है कीमोथेरेपी। दोनों बीमारियां हैं इससे संबंधित। फिर आते हैं प्लेटलेट्स में। तीसरा जो है प्रकार, तीसरे प्रकार की कोशिका वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण अब यहाँ पे कहाँ होगा? आप ही लोग बताएंगे भाई मेरे को। निर्माण वाला चीज़ पढ़ चुके हैं पहले भी। अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो में। फिर इसका जीवन काल जो है वो होता है 8 से 10 दिन। कितने दिन का होगा? 8 से 10 दिन। और इसकी भी मृत्यु होती है हमारे ब्लड में ही। निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? येलो करते हैं। चलिए, निर्माण होगा अस्थि मज्जा। फिर आते हैं जीवन काल, तो ये होता है 8 से 10 दिन का इनका जीवन होता है। फिर मृत्यु हो जाती है, और ये भी मृत्यु होने के बाद मृत्यु कहाँ पर होगी इसकी? तो रक्त में ही होगी। सिर्फ एक है याद रखने का आपका, कौन सा? RBC, जिसमें स्प्लीन और कहाँ जाता है? लीहा में जाता है। मृत्यु हो जाएगी ब्लड के अंदर, रक्त में ही। इनकी संख्या, RBC की संख्या तो मिलियंस में होती है हमारे शरीर में। मिलियंस, ट्रिलियन भी चला जाएगा, मिलियन के ऊपर आता है ट्रिलियन, ठीक है। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख, तो मिलियंस में होता है RBC। WBC होता है हजारों में, लेकिन प्लेटलेट्स आता है बीच में। इनकी संख्या लाखों में होती है, लाखों में, लाखों की संख्या में पाया जाएगा। प्लेटलेट्स का काम, तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। जमाता नहीं है, जमाने में क्या करेगा? मदद, क्योंकि अकेले रक्त का थक्का नहीं जमा सकता। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, थक्का बनाने में सहायक। अच्छा, RBC का कुछ चीज़ अभी मेरे को याद आया, बता देती हूँ यहाँ पे। RBC से रिलेटेड है ये फैक्ट, जो कि वहाँ पर छूट गया था, है ना। RBC एक प्रकार की कोशिका है, लेकिन इस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। किसके में? सभी में नहीं, मैमल्स में, स्तनधारी। हम मानव ब्लड पढ़ रहे हैं, मानव रक्त पढ़ रहे हैं, और जो हम मनुष्य हैं वो स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य क्या है? स्तनधारी होते हैं। तो जो स्तनधारी हैं इनके RBC में, स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अपवाद है। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो, कोई सा भी विषय हो, कुछ ना कुछ अपवाद दे जाता है, मतलब हमारी पढ़ाई को कठिन बनाने के लिए। हमने पढ़ लिया कि केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन बोला जा रहा है अपवाद भी है, कुछ में पाया जाता है। तो ऊंट और लामा, ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। लामा ऊंट के समान ही एक जीव होता है, ऊंट की ही एक प्रजाति होती है, ठीक है। तो वैसे तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन किस में पाया जाएगा? ऊंट और लामा में पाया जाता है। ये है रक्त का थक्का बनने में सहायक। फिर आगे चलते हैं, इसका कार्य हो गया, नोट कर लिए इसको। आप इसका संख्या लिख सकते हैं चाहे तो, 4.5 से 5.5 लाख होता है। संख्या में हमने लिखा लाखों में होता है, पर होता कितना है? तो 4.5 से 5.5 लाख होता है। वहीं पे RBC को हमने पढ़ा मिलियन में होता है, तो कितना? तो 4.5 से 5.5 मिलियन होगा हर 100 ml में, प्रति 100 ml में, ठीक है। पूरे में बात नहीं कर रहे हैं, हर 100 ml में आपको 4.5 से 5 मिलियन क्या पाए जाएंगे? RBC पाए जाते हैं।
अब यहाँ इसका काम देखा हमने, क्या काम करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अब कैसे रक्त का थक्का बनेगा, है ना, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है ये, देखिए रक्त का थक्का किसकी वजह से बन रहा है, कौन है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से रक्त का थक्का बन रहा है। लेकिन मैंने कहा कि अकेले प्लेटलेट्स रक्त का थक्का नहीं जमाता, इसके साथ में कुछ प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन के साथ में कुछ विटामिन भी होते हैं, विटामिन के, विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम भी सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में, कैल्शियम। प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्वेनिन, फाइलोक्वेनिन, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और लास्ट है कैल्शियम, कैल्शियम, ये तीनों मिलकर, इनके तीनों के सहयोग से, और साथ में प्लाज्मा भी कुछ मदद करता है, ठीक है, तो ये सभी मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। सबसे पहले रक्त का थक्का कब बनेगा, तो जब आपको चोट लगेगी, है ना, आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद वहाँ से खून निकला, इंजर्ड टिश्यू, मतलब कि चोट लगी, कुछ ऊतक जो है वो डैमेज हो गए और वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। जैसे ही खून निकलेगा तो एक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये करता है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब रक्त का जो थक्का नहीं जम रहा था हमारे शरीर के अंदर, अब वो रक्त का थक्का जमने देगा। यहाँ पर हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी, इसमें ब्लड बह रहा है, तो ब्लड में हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है। हिपेरिन, हमारे शरीर के अंदर ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिपेरिन प्रोटीन। जैसे ही शरीर के बाहर ब्लड आता है वो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता। क्यों नहीं जमता, इसका कारण है हिपेरिन प्रोटीन। हमारे ब्लड में हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है अब इस हिपेरिन को निष्क्रिय कर देगा, हिपेरिन को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, और निष्क्रिय कर देगा तब थक्का बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हिपेरिन प्रोटीन जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। इसको निष्क्रिय करने वाला कौन है, तो प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। अब जैसे ही हिपेरिन निष्क्रिय हुआ, हिपेरिन निष्क्रिय होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन आता है। कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन। अभी मैं आगे इसका नाम भी लिखवा दूंगी आप लोग को। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है किसको इनएक्टिव किया, हिपेरिन को, हिपेरिन को निष्क्रिय कर दिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ मिलकर, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ मिलकर, हमने लिखा ना कैल्शियम भी सहायक है रक्त का थक्का जमाने में, तो कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करके, फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करता है। शुरू से एक बार बताती हूँ मैं फिर से। सबसे पहले हमको चोट लगी, चोट लगने के बाद रिलीज होता है प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड से क्या रिलीज हुआ, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रिलीज हुआ। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है, हिपेरिन को निष्क्रिय किया, अब थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
हिपेरिन को निष्क्रिय करने के बाद प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ Ca कैल्शियम के साथ क्रिया करके थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाएगा और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजेन के साथ थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करता है। लास्ट में बना फाइब्रिन। अब ये जो फाइब्रिन है वो जाल के जैसी संरचना होती है इसकी। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है? जाल के समान वो कोशिकाओं को बांधने लगेगी। ठीक है, फाइब्रिन जो है वो ब्लड सेल्स के साथ मिलकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों क्या है? ब्लड सेल्स है। तीनों के साथ मिलेगी और मिलकर रक्त का थक्का जमाएगी। रक्त का क्या जमा दिया इसने? थक्का जमा दिया। पांचों प्रोटीन को मैं फिर से अभी बताऊंगी आपको, कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। 5 प्रकार के जो प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फाइब्रिनोजेन आपका। पांचों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, अब प्लेटलेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है प्लेटलेट से संबंधित? तो एक बीमारी है हीमोफीलिया और दूसरी बीमारी है पहला समझ लेते हैं हीमोफीलिया का क्या होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज कहा जाता है। रॉयल बीमारी है ये। रॉयल का मतलब जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, राजा महाराजा, है ना, उनकी फैमिली को रॉयल फैमिली कहते हैं हम, रॉयल लोग हैं। तो ये बीमारी भी कैसी है? रॉयल डिसीज है। सबसे पहले ये बीमारी हुई थी ऐसी फैमिली में, महारानी विक्टोरिया का नाम सुने हैं, है ना? महारानी विक्टोरिया की फैमिली में ये बीमारी हुई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रॉयल डिसीज। और ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती ही रहती है, मतलब ये वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत बीमारी। वंशानुगत बीमारी है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जितने चीज़ों से मिलकर रक्त का थक्का जमता है उनमें से किसी की भी कमी हो तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। लेकिन मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की कमी हुई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जैसे ही आपको चोट लगी, खून बहते ही रहेगा, बहते रहेगा और आपके शरीर का पूरा ब्लड निकल जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये बीमारी है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोसिस। दूसरी बीमारी का क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटोसिस है। इसमें तो थक्का नहीं जम रहा था, अब इसमें नस के अंदर ही थक्का जमने लग जाएगा। नसों में ही रक्त का थक्का जमने लग जाता है, नसों में रक्त का थक्का जमने लगता है। सब घातक है भाई, जम रहा है तब भी घातक, नहीं जम रहा है तब भी घातक। नसों में रक्त का थक्का जमने लगता है। अच्छा, अगर किसी की शरीर में हिपेरिन की कमी हो जाती है, हिपेरिन है ना, हिपेरिन प्रोटीन नसों के अंदर थक्का नहीं जमने देता है। अगर हिपेरिन प्रोटीन की कमी हो जाए किसी के शरीर में तो बाहर से उनको हिपेरिन, आर्टिफिशियल हिपेरिन, कृत्रिम हिपेरिन दिया जाता है। कृत्रिम हिपेरिन का निर्माण किस जीव से होता है? कृत्रिम हिपेरिन एक जीव है जो कि पानी में रहता है, जिसको जोंक कहते हैं। जोंक नदी तालाब में होता है ना जोंक, और जोंक जब काटता है तो जल्दी रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड जल्दी से रुकता नहीं है, बहते ही रहता है, क्योंकि जोंक के लार में पाया जाता है हीरोडीन। जोंक के लार में क्या पाया जाता है? हीरोडीन। तो कृत्रिम हिपेरिन जो है उसका नाम है हीरोडीन, जिसका निर्माण कौन से जीव से किया जाता है? जोंक के लार से, जोंक के लार से। हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन अगर हमको आर्टिफिशियल हिपेरिन बनाना है तो आर्टिफिशियल हिपेरिन हम जोंक के लार से बनाएंगे और उस आर्टिफिशियल हिपेरिन का नाम है हीरोडीन।
अब आते हैं ब्लड प्लाज्मा। हमने तीनों प्रकार की कोशिकाओं को पढ़ लिया, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी। फिर सबसे लास्ट में जो तरल पदार्थ था जिसको हमने कहा था ब्लड प्लाज्मा, इस ब्लड प्लाज्मा को देखते हैं ये क्या है। तो ये शरीर में, हमारे ब्लड में कोशिकाओं को छोड़कर, ब्लड की कोशिकाओं को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है उसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा कहा जाता है। तरल पदार्थ होता है ना, लिक्विड मटेरियल है, प्लाज्मा है। अब ये जो प्लाज्मा है इसका कलर, रंग की बात करते हैं तो हल्का पीला कलर का होता है, हल्का पीला। रंग कैसा होता है इसका, हल्का पीला होता है। साथ में पीला कलर है, अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन लाल कलर का था, आरबीसी लाल कलर का था क्योंकि उसमें वर्णक पाया गया था, है ना, वर्णक था कोई। जैसे पत्तियां जो है वो हरे कलर की होती है, पौधे की पत्तियां, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो तो वर्णक है ना एक प्रकार का। अब इसका कलर है हल्का पीला, मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई वर्णक होगा। वर्णक का नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, जिसकी वजह से हमारे प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पीला। हल्का पीला जो कलर है वो बिलीरुबिन की वजह से है, और इस बिलीरुबिन का निर्माण होता है हमारे लीवर में। बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ होगा, लीवर में, यकृत में होता है इसका निर्माण, यकृत। अब जैसे हमने सभी के कार्य पढ़े हैं कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, अब हम पढ़ते हैं इसका काम, इसका प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का जो काम है ये होता है, थक्का जमाने में भी कुछ मदद करता है, साथ में ग्लूकोज का परिवहन करता है। इसका काम क्या है, ग्लूकोज का परिवहन, ग्लूकोज का परिवहन करना। साथ में है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, और साथ में एक और काम है जो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, उस पीएच मान को नियंत्रित करना, रक्त के पीएच को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसके बारे में हमने शुरू में ही देखा था। इसमें 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जल की मात्रा भी होती है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका संगठन कैसा होता है, क्या क्या पाए जाते हैं। तो फिर से हम वहीं पे आ गए। इसमें पाया जाता है पानी, साथ में प्रोटीन और ग्लूकोज, साथ में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो 90% तो पानी पाया जाता है, 90% क्या है, पानी है। फिर आपका 7% प्रोटीन था, ग्लूकोज, मिनरल्स, सारी चीज़ों को मिलाकर कितना प्रतिशत बचा, 3% बचा। अच्छा, प्रोटीन को हम 7% ही पढ़े थे, चलो 7%, और बाकी सभी को मिलाकर ये कितने प्रतिशत है, 3% है। अब मुख्य इसमें जो है वो कौन है, प्रोटीन। 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन। हमने इन्हीं का नाम देखा था कहाँ पर, जहाँ पर रक्त का थक्का जमना पड़ा था। तो लास्ट में बनता है फाइब्रिन, लास्ट में फाइब्रिन, जो कि क्या करता है, रक्त को बांधने का काम करता है। लेकिन फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो हिपेरिन को निष्क्रिय करता है, फाइब्रिनोजेन ने क्या किया था, हिपेरिन को निष्क्रिय किया था। ये फाइब्रिनोजेन मुख्य प्रोटीन है थक्का जमाने के लिए। आपको अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा का कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो कौन है, फाइब्रिनोजेन। मुख्य प्रोटीन है रक्त का थक्का जमाने के लिए, सबसे मेन है। अगर हमने प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को अलग कर दिया, ये पूरा प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में से हमने फाइब्रिनोजेन को हटा दिया, प्लाज्मा, प्लाज्मा से किसको हटाया, फाइब्रिनोजेन, ये फाइब्रिनोजेन है। तो बचा हुआ भाग
सीरम कहलाता है। प्लाज्मा में से अगर हमने फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया तो जो शेष भाग बचा हुआ है जिसमें फाइब्रिनोजन नहीं है वो कहलाएगा सीरम। और ये सीरम ऐसा पदार्थ है जिसमें कभी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि क्या नहीं है उसमें? फाइब्रिनोजन। जो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो नहीं है, तो सीरम में कभी भी थक्का नहीं जमता। इसको याद रखेंगे आप, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि प्लाज्मा में से अगर हमने फाइब्रिनोजन को निकाल दिया तो क्या बनेगा? सीरम का निर्माण होता है। या आपको पूछ सकता है सीरम का निर्माण कैसे होता है, सीरम कैसे बनता है? ऑप्शन में आपको दिया प्लाज्मा में से थ्रोम्बिन को निकालने पर, प्लाज्मा में से फाइब्रिन को निकालने पर, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने पर, या फिर प्लाज्मा में से ग्लोब्यूलिन को निकालने पर। तो आंसर क्या आएगा? फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये है सीरम। ये ठीक है, प्लाज्मा का संगठन देख लिए, क्या क्या चीज़ें होती है, इसका कार्य देख लिया हमने। ग्लूकोज था, ग्लूकोज का परिवहन किया इसने, साथ में थक्का जमाने में मदद किया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके आगे हमारा टॉपिक होगा जो कि ब्लड से ही संबंधित है, ब्लड ग्रुप, है ना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे की स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए भैया।